गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट टाइम हम जो है वेक्टर स्पेस में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, सब स्पेस की डेफिनेशन, उनका यूनियन, उनका इंटरसेक्शन, ये सब डिस्कस कर लिया था, है ना। तो उसी लेक्चर को हम क्या है कंटिन्यू कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि हमें एक वेक्टर स्पेस दे रखा है एम एन आर का। तो उसमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सब स्पेस ऑफ एम एन आर। ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में, पहले मैं ऑप्शन बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन हमने ले रखे हैं। कि पहले ऑप्शन में आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है, आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिनका ट्रेस जीरो आता हो। क्या ये एम एन आर का सब स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक। दूसरे में आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिनका डिटरमिनेंट जीरो आता हो। तो क्या ये सब स्पेस बनेगी एम एन आर की, नहीं बनेगी। तीसरी में आपने वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिसकी फर्स्ट एंट्री ए वन वन कैसी रहती हो, जीरो जीरो रहती हो, है ना। चौथे में आपको जो दिया गया है एक टाइप का स्पेशल सम दिया गया है जो किसी किसके बराबर है, जीरो के बराबर है ना। और ये भी क्या दे रखा है, रो सम दे रखा है ना। ठीक है। और पांचवे में क्या दे रखा है, क्या रोज, अगर आप, यानी कि कहने का मतलब ये फोर्थ ऑप्शन में आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिनका रो सम जीरो बनता हो। ठीक। तो क्या वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगी, नहीं करेगी, ये चेक करना है। पांचवें में आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिनकी रैंक आर रहती हो लेकिन फिक्स्ड रहती हो, नॉन जीरो से लेके एन तक। मतलब रैंक कभी जीरो नहीं रखनी है ना। तो क्या ये वेक्टर सब स्पेस बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक। आपको वो मैट्रिक्स चूज करनी है ए जो किसी फिक्स रियल मैट्रिक्स बी के साथ क्या करती हो, कम्यूट करती हो। तो क्या ये वेक्टर स्पेस बनेगा या नहीं बनेगा, ये चेक करना है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिसेस, पॉजिटिव डेफिनेट के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं। तो क्या इन इन सबकी कलेक्शन मिलके वेक्टर स्पेस बनाएगी, नहीं बनाएगी। ठीक। द सेट ऑफ ऑल डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस, क्या ये मिलकर वेक्टर स्पेस बनाएगी, नहीं बनाएगी। सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्या ये मिलकर वेक्टर स्पेस बनाएगी, नहीं बनाएगी, या सब स्पेस बनाएगी या नहीं बनाएगी। और 10वां पॉइंट है द सेट ऑफ ऑल सेमी नेगेटिव डेफिनाइट मैट्रिसेस। तो ये हमें 10 पॉइंट चेक करने हैं। तो बाकी जो मैंने छोड़ दिए उनको आप चेक कर सकते हैं कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होंगी, आइडेम्पोटेंट क्या होंगी, इनवोल्यूटरी क्या होंगी, निलपोटेंट की कंडीशन क्या होगी, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर रहेंगे, स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर रहेंगे। ठीक है, सही है। हर्मिशियन मैट्रिसेस रहेंगी, इसकी स्क्यू हर्मिशियन रह गई, है ना। बहुत टाइप की हो सकती है, जैसा भी आप डिफाइन करना चाहें। तो मैं कुछ पर्टिकुलरली डिस्कस कर लेता हूं। अगर पहले वाले की बात करी जाए, वन बाई वन सबका सॉल्यूशन डिस्कस करता चला जाऊंगा। तो पहले वाले में अगर बात करें, आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिनका ट्रेस जीरो आता हो। तो सब स्पेस बनाने के लिए तीन कंडीशन चाहिए हमें। पहली कंडीशन चाहिए जीरो वेक्टर, दूसरी कंडीशन चाहिए वेक्टर एडिशन, और तीसरी कंडीशन चाहिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तीन चीजें हमें चेक करनी होंगी वेक्टर सब स्पेस बनाने के लिए। तो अगर, तो जीरो वेक्टर, तो जीरो मैट्रिक्स होगी। तो जीरो मैट्रिक्स का ट्रेस कैसा होता है, जीरो होता है। तो जीरो वेक्टर पहले वाले के लिए प्रेजेंट है। दो मैट्रिसेस जिनकी ट्रेस जीरो आती हो, तो ट्रेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ट्रेस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कितना, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी, है ना। तो यानी कि ट्रेस ऑफ ए भी जीरो होगा, ट्रेस ऑफ बी भी जीरो होगा, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस बी कैसा हो गया, जीरो। यानी कि दो आर्बिट्री मैट्रिसेस आपने उठाई ए और बी, उनका सम का ट्रेस कितना है, वो भी जीरो। तो वेक्टर एडिशन क्लोज। ठीक। ट्रेस के टाइम्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ ट्रेस ए, वो भी कितना हो गया, जीरो, है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन फील्ड जीरो वेक्टर, तो पहला वाला सब स्पेस बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक। दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले में क्या कहना है, दूसरे वाले में कह रहा है कि आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिनका डिटरमिनेंट जीरो आता हो। तो जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो। ठीक। आपने एक मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0। ठीक है। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो कितना रहने वाला है, जीरो। आपने एक और मैट्रिक्स ली 0 0 1 0। तो इसका भी डिटरमिनेंट कितना रहने वाला है, जीरो। लेकिन जैसे ही आप इनका ऐड करेंगे वेक्टर एडिशन, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0। तो इसका डिटरमिनेंट कितना रहने वाला है, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर एडिशन यहां पर क्या हो गया, फेल। तो वेक्टर एडिशन फेल, तो ये कभी भी सब स्पेस नहीं बनने वाली। ठीक।
तो दूसरा वाला सब स्पेस नहीं बनेगा। तीसरे वाले के में क्या कहना है? तीसरे वाले में बात करें कि आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिनकी फर्स्ट एंट्री वन 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 जो जीरो हो। तो आपने एक मैट्रिक्स ए ले ली जिसकी पहली एंट्री जीरो है, बाकी कुछ भी हो उससे हमें क्या मतलब है। ठीक है, बी कोई भी दूसरी मैट्रिक्स ले लो, उसकी पहली एंट्री जीरो होगी, बाकी कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जब यहाँ से ए प्लस बी निकालेंगे तो पहली एंट्री पहले में जाकर जुड़ेगी, मैट्रिक्स एडिशन से यूजुअल एडिशन है, बाकी एंट्री कुछ भी हो हमें उससे क्या मतलब है। तो वेक्टर एडिशन की पहली एंट्री जीरो है, आप किसी भी के से स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस क्या मल्टीप्लाई होगी, जीरो इंटू के से मल्टीप्लाई होगी, बाकी एंट्री कुछ भी हो उससे क्या मतलब है। तो पहली एंट्री का ओवरऑल जीरो इंटू समथिंग कुछ भी उससे हमें क्या मतलब है। तो यानी कि अब जीरो मैट्रिक्स की तो पहली एंट्री खुद ही उसकी तो सारी एंट्री जीरो है, तो जीरो भी प्रेजेंट है, वेक्टर एडिशन भी होल्ड हो रहा है और स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी इसमें होल्ड हो रहा है। तो यानी कि ये वाला हमारा वेक्टर सब स्पेस बन जाएगा। तो फोर्थ वाला कह रहा हूं, थर्ड वाला वेक्टर सब स्पेस बन के तैयार। ठीक है, तो तीसरा भी वेक्टर सब स्पेस बन गया। अब आते हैं किसकी तरफ, चौथे की तरफ। तो फोर्थ वाले में क्या कहना है, फोर्थ वाले में कह रहा है आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जिनका रो सम जीरो बनता हो। आप बना के देख लीजिए। तो A11 12 21 और 22। तो पहले तो आप जे को वेरी कराएंगे ना, और फिर हर आई के लिए आई के रेस्पेक्ट में जोड़ेंगे। तो 11 प्लस 12 का सम मिलके कितना, जीरो। 21 प्लस 22 का सम मिलकर जीरो। तो ये रो सम की कंडीशन है। ऐसे ही कॉलम सम का आ सकता है। तो जीरो मैट्रिक्स की रो का सम कितना होता है, जीरो। अगर दो मैट्रिसेस हैं, इसका भी रो सम जीरो है और एक मैट्रिक्स और है बी, या आप एग्जाम्पल से देख लीजिए, जनरली तो ये ट्रू होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी बना सकते हैं। तो 1 - 1 और 5 - 5 सही है। दूसरी मैट्रिक्स 2 - 2 3 - 3। इस रो का सम, इन दोनों का सम कितना आएगा मिलकर, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 5 और 3 8। इनका भी देखो वेक्टर एडिशन का सम कितना आ रहा है, जीरो। तो यानी कि ये इन जनरली ट्रू रहने वाली है ना। तो रो सम सेटिस्फाई हो रहा है, तो वेक्टर एडिशन यहाँ पर कैसा हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है ना, वेक्टर एडिशन क्लोज। ऐसे ही स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला भी वेक्टर सब स्पेस बनकर तैयार हो जाएगा। क्लियर है बात। तो यानी कि चौथा वाला भी हमारा सब स्पेस इसमें बन जाएगा। ठीक, पांचवें के बारे में क्या कहना है। पांचवें में कह रहा है कि आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है ये जिनकी रैंक आर रहती हो, और लेकिन एक फिक्स नंबर जो नॉन जीरो हो और अप टू एन। तो जीरो मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी, जीरो मैट्रिक्स की रैंक तो जीरो होती है ना। लेकिन ये कह रहा है कि रैंक फिक्स नंबर हो और नॉन जीरो हो, तो यानी कि इसमें जीरो मैट्रिक्स ही प्रेजेंट नहीं है, यानी कि जीरो वेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो ये कभी भी सब स्पेस नहीं बन सकता। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर। तो यानी कि पांचवा वाला सब स्पेस बनने को तैयार नहीं है। सिक्स वाले में आपको वो मैट्रिसेस चूज करनी है जो एक फिक्स मैट्रिक्स बी के साथ क्या करती हो, कम्यूट करती हो। ठीक है, तो क्या ये सब स्पेस बनेगी या नहीं बनेगी। अब जीरो मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स तो कम्यूट करती है सबके साथ, तो जीरो वेक्टर तो प्रेजेंट है, तो आप ए इंटू जीरो या बराबर जीरो इंटू ए बराबर जीरो हो जाएगी, बिल्कुल एकदम जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो वेक्टर तो प्रेजेंट है, जीरो मैट्रिक्स सबके साथ कम्यूटेड रहेगी, है ना, स्केलर मैट्रिक्स होने की वजह से। ठीक, अब बात आती है वेक्टर एडिशन की। मान लो A1 और A2 दो मैट्रिसेस हैं जो कहां से हैं, Mn से हैं। तो A1 का क्या बिहेवियर होगा, A1 जो होगी वो B के साथ क्या करती होगी, कम्यूट करती होगी। ऐसे ही A2 भी क्या करती होगी, B के साथ कम्यूट करती होगी। तब व्हाट कैन यू से अबाउट द A1 प्लस A2। तो ये कितना आ गया, विद B के साथ चेक करेंगे तो ये हो जाएगा मैट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन से A1B प्लस A2B, और A1 B किसके बराबर है, B A1, और ऐसे ही किसके बराबर हो जाएगा, B A2। यहाँ से B कॉमन ले लीजिए, तो A1 प्लस A2। तो यानी कि B क्या हो गई, B तो इसके साथ भी A1 प्लस A2 के साथ कम्यूट कर गई, तो वेक्टर एडिशन कैसा हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक, स्केलर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, K टाइम्स ऑफ A B बराबर कितना,
के टाइम्स ऑफ बी ए हो जाएगा बी ए वन। तो ये तो फ्री में ट्रू हो जाएगी स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर, है ना। तो यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई, यानी कि वेक्टर एडिशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई कर रही है, और स्केलर टाइम भी सेटिस्फाई इसमें कर रहा है। तो ये वाला भी सब स्पेस बनकर तैयार हो जाएगा। ओके और नॉट ओके, ठीक। अब आ जाइए सेवेंथ वाले पे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेफिनाइट मैट्रिसेस। तो पॉजिटिव डेफिनाइट के बारे में हम बता कर आए थे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनाइट है तो उसकी आइगन वैल्यू कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी, सब पॉजिटिव होंगी, है ना, जीरो से बड़ी, है ना। अगर पॉजिटिव डेफिनाइट है तो ईच लैम्डा आई इज ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इवन ग्रेटर देन जीरो रहेंगी, है ना। तो यहां से क्या कह सकते हैं आप, तो यानी कि जीरो आइगन वैल्यू तो कभी आएगी नहीं उसमें, यानी कि ऐसी तो जीरो मैट्रिक्स की तो आइगन वैल्यू सारी की सारी जीरो होती हैं, इसकी तो बैंड बच जाएगी। तो यहाँ पे जीरो आइगन वैल्यू कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स नेवर फॉर्म सब स्पेसिस, यानी कि वो कभी भी वेक्टर स्पेस भी नहीं बना सकती, ठीक। और आप कह सकते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी फेल हो जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू पॉजिटिव है और स्केलर नेगेटिव लाएंगे तो आइगन वैल्यू को नेगेटिव बनाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में भी कैसा हो जाएगा, ये वेक्टर स्पेस बनने से मना कर देगा, ठीक। सेट ऑफ ऑल डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक। आपके पास दो डायगोनलाइजेबल मैट्रिसेस हैं, तो जीरो मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन सम ऑफ टू डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नीड नॉट बी डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो आप ऐसी दो मैट्रिसेस फाइंड कर सकते हैं जिनका सम डायगोनलाइजेबल ना हो, जबकि वो दोनों अलग अलग डायगोनलाइजेबल होंगी, ठीक। तो आप ऐसा इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यानी कि ये वाला भी सेट ऑफ ऑल डायगोनलाइजेबल नेवर फॉर्म वेक्टर सबस्पेस। सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स, जीरो का ट्रांसपोज जीरो के बराबर, ठीक। ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मिलके कितना आ गया, ए प्लस बी, यानी कि तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर आ गया, क्योंकि ए और बी कैसी है, सिमेट्रिक, और स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि फील्ड हमारी कैसी है, आर है, ठीक। कॉम्प्लेक्स भी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हर्मिशन में दिक्कत आती है ना। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, पूरे का ट्रांसपोज लेने पर के इंटू ए ट्रांसपोज बराबर मिलके के ए। तो यानी कि तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, तो यानी कि ये भी सब स्पेस बनने को तैयार है, यानी कि करेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म्स वेक्टर सब स्पेस। ऐसे ही आप स्क्यू सिमेट्रिक को चेक कर सकते हैं, वो भी सब स्पेस बन जाएगी, है ना। द सेट ऑफ ऑल सेमी नेगेटिव डेफिनाइट मैट्रिसेस, इनके बारे में क्या कहना है, सेमी नेगेटिव डेफिनाइट के बारे में। तो ये भी कभी भी क्या नहीं, अब यहाँ पर आपने दिया क्या, सेमी नेगेटिव बना दिया ना, क्या क्या चॉइस दे दी पॉजिटिव डेफिनेट के रेस्पेक्ट में, आपने जीरो को ही तो बस दे दिया नेगेटिव के साथ, मतलब यानी कि जितनी भी लैम्डा आई होंगी सब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो रहने वाली है नेगेटिव डेफिनेट के लिए, वो भी कैसा, सेमी डेफिनेट के लिए, है ना। तो अब जब आप लैम्डा तो पहले से नेगेटिव है, जब आप किसी नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा आई में, तो वो तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यानी कि मैट्रिक्स कैसी हो गई, पॉजिटिव सेमी डेफिनाइट हो गई, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नेगेटिव सेमी डेफिनाइट होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर क्या फेल हो गया, स्केलर मल्टीप्लीकेशन फेल हो गया। तो ये सेट कभी भी क्या नहीं बन सकता, सब स्पेस नहीं बन सकता। तो इसके आंसर कौन कौन से हो गए, 1 3 4 6 एंड 9। तो ये इसके क्या हो गए, करेक्ट ऑप्शन हो गए। तो ऐसे करके आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली, है ना। तो मेनली आपको बस तीन ही चीज चेक करनी है, जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। सो आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे जो है इसमें वो है अपना डिसजॉइंट स्पेसेस। डिसजॉइंट स्पेसेस क्या होते हैं, टू स्पेसेस W1 एंड W2 आर सेड टू बी disjoint if they satisfy the following condition, यानी कि उनके बीच में इंटरसेक्शन कैसा होना चाहिए, केवल और केवल जीरो वेक्टर होना चाहिए। तो ऐसे सब स्पेसेस को हम बोलते हैं डिसजॉइंट सब स्पेसेस, है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल लिया है एक्स एक्सिस का और एक ले लिया वाई एक्सिस का, तो उनमें केवल और केवल क्या है, कैसा है, जीरो ही कॉमन है बस। आप ऐसे करके भी एग्जाम्पल ले सकते हैं,
एक्स वाई प्लेन के ऊपर, a line passing through the origin with angle 45 degree and a line passing through origin with angle 135 degree। तो ये दोनों सब स्पेसेस क्या है, एक दूसरे से डिसजॉइंट, अलग अलग हैं एकदम, एक नेगेटिव डायरेक्शन में, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, तो इनके बीच में केवल केवल एक ही वेक्टर कॉमन है, वो भी जीरो वेक्टर, बाकी सब एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक, ये दोनों अलग अलग सब स्पेस बनेंगे, है ना। सही है, तो ये भी डिसजॉइंट स्पेस का एग्जांपल है और ये भी डिसजॉइंट एक्सिस। सही है, तो यहाँ आपने एक्स एक्सिस उठाई रखी है और ऐसे करके वाई एक्सिस उठा रखी है ना, तो ये डिसजॉइंट स्पेस हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें वो है अपना लीनियर सम। लीनियर सम क्या है, अगर दो सब स्पेसेस हमें दे रखे हैं W1 एंड W2 आर टू सब स्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, then their linear sum is denoted by the W1 plus W2 and defined as W1 plus W2 is the subspace of B। सही है, W1 plus W2 is equal to A plus B such that A is the vector of W1 and B is the vector of W2। तो हम क्लेम कर रहे हैं कि जो W1 plus W2 है वो वेक्टर V का सबस्पेस बनता है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। सो नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट द जीरो वेक्टर। तो लीनियर सम सबस्पेस बनाएंगे उससे पहले एक थ्योरम है, उसको देख लेते हैं। ये है थ्योरम। सही है, अगर V कोई वेक्टर स्पेस है और सपोज W1 और W2 के दो सब स्पेसेस है सच दैट W1 W2 को का जो सम है वो मिलके पूरा वेक्टर स्पेस B बनता है और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, देन एनी वेक्टर जो B का आएगा देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पेयर ऑफ अल्फा 1 एंड अल्फा 2 मिलेगा जो अल्फा को अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देगा। ठीक है, और यूनिकली लिखेगा, तो देयर एग्जिस्ट यूनिक लिखा है ना, तो मतलब यूनिकली लिखने का तरीका मतलब ये नहीं है कि आपके पास दो तरीके हो जाए लिखने के, किसी भी वेक्टर को बनाने के दो तरीके हों, एक ही तरीका होगा फिर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस क्यों होगी इसकी, क्योंकि अल्फा कहाँ का वेक्टर है, वी का, और बी क्या है, वी इज द डायरेक्ट सम कह रहा हूँ कि लीनियर सम जो है किसका है, W1 प्लस W2 का क्या है, ये अपने आप में लीनियर सम है। तो कम से कम एक वेक्टर W1 का आएगा और एक वेक्टर W2 का आएगा, और हम लीनियर सम के बारे में भी डिफाइन करके आए थे कि लीनियर सम डिफाइन करने का तरीका क्या है, एक वेक्टर W1 का और एक वेक्टर W2 का जोड़ के लिखना है ना। ठीक, तो ये कितना हो गया, एक वेक्टर W1 का W, तो अल्फा कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। इज दिस क्लियर। तो सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया, इसमें एग्जिस्टेंस बता दी कि हाँ वेक्टर की एग्जिस्टेंस हो गई। अब यूनिकनेस की एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस कैसे है, अगर अल्फा को लिखने के मान लो दो तरीके हैं, एक तरीका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप से है और एक तरीका बीटा 1 प्लस बीटा 2 टाइप से है, तो वेक्टर तो दोनों एक ही है, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बराबर किसके, बीटा 1 प्लस बीटा 2 के। तो बीटा 1 को इधर ले आया मैं, अल्फा 2 को इधर ले आया, तो अब ये टोटली देखो आप, तो अल्फा 1 कहां से आया होगा, अल्फा 1 तो W1 से आया होगा, अल्फा 2 कहां से आया होगा, W2 से, ऐसे बीटा 1 कहां से आया होगा, W1 से, बीटा 2 कहां से आया होगा, W2 से, है ना। तो अल्फा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 कहां का वेक्टर है, ये भी W1 का, ये भी W1 का, और W1 अपने आप में क्या है, सब स्पेस है, सब स्पेस है तो उनका जो डिफरेंस होगा वेक्टर का, तो वो भी W1 के पास होगा क्योंकि W1 सब स्पेस है। तो अल्फा 1 माइनस बीटा 1 कहां का मेंबर है, W1 का। ऐसे ही बीटा 2 माइनस अल्फा 2 कहां का वेक्टर है, W2 का। तो यानी कि ये तो एक ऐसा वेक्टर है जो W2 के वेक्टर में, W1 का एक ऐसा वेक्टर जो W2 के कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि W2 का एक ऐसा वेक्टर जो W1 के कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, तो यानी कि ये क्या है, दोनों का कॉमन वेक्टर है। लेकिन अगर कोई भी कॉमन वेक्टर है तो वो केवल और केवल कितना है, फिर जीरो वेक्टर है, तो यानी कि अल्फा 1 माइनस बीटा 1 क्या होगा, फिर जीरो होगा, और ऐसे ही बीटा 2 माइनस अल्फा 2 भी जीरो होगा। तो यहां से हम प्रूफ कर सकते हैं कि अल्फा 1 और बीटा 1 आपस में बराबर और अल्फा 2 और बीटा 2 बराबर होंगे आपस में। तो यानी कि कोई भी वेक्टर जो v को W1 प्लस W2 के लीनियर सम में लिखता है तो उसका कोई भी वेक्टर एकदम यूनिकली एक्सप्रेस्ड ही किया जाएगा। ठीक,
तो बात करते हैं कि इसको सब स्पेस कैसे बनाया जाए, है ना। तो सब स्पेस बनाने के लिए जीरो वेक्टर लेकर आएंगे आप, है ना। तो जीरो वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होगा? तो जीरो कैन बी रिटन एज लाइक द जीरो प्लस जीरो। यस और नो? सही है। आप कोई भी दो वेक्टर लेकर आएंगे, अल्फा और बीटा, जो कहां के मेंबर होंगे? W1 प्लस W2 के, है ना। तो लेट अल्फा बीटा आर द मेंबर ऑफ W1 प्लस W2, उनके लीनियर सम के वेक्टर हैं। तो अल्फा को लिखने का तरीका क्या होगा? अल्फा वन प्लस अल्फा टू। और बीटा को लिखने का तरीका क्या होगा? बीटा वन प्लस बीटा टू। तो यहां से कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिखता होगा फिर? अल्फा वन प्लस बीटा वन और अल्फा टू प्लस बीटा टू। अब अल्फा वन प्लस बीटा वन क्या है? अल्फा वन कहाँ का मेंबर होगा? अल्फा वन तो डब्ल्यू वन का मेंबर होगा। और बीटा वन कहाँ का मेंबर होगा? वो भी डब्ल्यू वन का वेक्टर होगा। तो उनका जो सम होगा अल्फा वन प्लस बीटा वन, वो भी कहाँ का वेक्टर है? डब्ल्यू वन का। ऐसे अल्फा टू कहाँ का मेंबर है? डब्ल्यू टू का। बीटा टू कहाँ का मेंबर है? डब्ल्यू टू का। तो उनका सम कहाँ का मेंबर है? डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू का। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा को लिखने का तरीका क्या है? एक वेक्टर डब्ल्यू वन का आया है और एक वेक्टर W2 का आया है। तो यहां से पता चल रहा है कि डायरेक्ट कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें? W1 प्लस W2 में ही बिलोंग कर रहा है। सही है। तो पहली प्रॉपर्टी तो जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस हो गई, वेक्टर एडिशन भी क्लोज हो गया। तीसरा तीसरा ये है स्केलर। तो आप कोई भी ए स्केलर लेके आइए फील्ड से और अल्फा लेकर आइए W1 प्लस W2 से। ठीक। तो अल्फा को लिखने का तरीका क्या होगा? अल्फा वन प्लस बीटा वन या बीटा टू। अल्फा टू लिख लीजिए, कैसे भी लिख लीजिए, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। तो यानी कि अल्फा वन कहां से आया होगा? डब्ल्यू वन से। अल्फा टू कहां से आया होगा? डब्ल्यू टू से। तो आप ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा ए अल्फा वन प्लस ए अल्फा टू। अब डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू क्या है? वो तो वेक्टर सब स्पेसिस है। तो ए अल्फा वन भी कहाँ का मेंबर हो गया? डब्ल्यू वन का। ए अल्फा टू कहाँ का मेंबर हो गया? डब्ल्यू टू का। यानी कि ए अल्फा को लिखने का तरीका क्या है? डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू टाइप से। तो यानी कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसा हो गया? होल्ड। तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो यानी कि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज अ सब स्पेस ऑफ पी। तो लीनियर सम भी क्या हो गया? अपने आप में एकदम सब स्पेस बनकर तैयार हो गया। ठीक है। लीनियर सम के बाद आता है इसमें आगे जो है वो है अपना लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या होता है? सबसे पहला वर्ड होता है स्पैन का मतलब जनरेट करना, टू जनरेट। स्पैन का मतलब काम क्या है फिर? यानी कि किसी भी चीज को बनाना। ठीक। तो वी क्या है हमारे पास? वी एक वेक्टर स्पेस है एंड एस उसका सबसेट है वी का। ठीक। और टी क्या है? टी को हमने डिफाइन करा है द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर इन एस। यानी कि एस के वेक्टर के जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैट्रिसेस के अंदर, है ना। ठीक। तब हम क्लेम कर रहे हैं कि टी जो हमने डिफाइन करा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एस, ठीक, इन एस, तो ये जो है वो वी का सब स्पेस बनेगा। सही है। एंड टी इज डिफाइंड एज द स्पेन ऑफ एस। तो लीनियर स्पेन नाम क्यों दिया है? यानी कि हमने लीनियर टी वेक्टर्स के साथ रखी है, लीनियर वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया है ना। ठीक। तो ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं कि स्पेन जो यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन हमने उठाया है वो भी वेक्टर स्पेस बनेगा, यानी कि वो भी वी का ही सब स्पेस बनेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक। सो हमने लेट कर लिया कि एस एक सेट है जिसके पास बी वन बी टू से लेके वी एन वेक्टर है। तब टी क्या बनता होगा इसके ऊपर? टी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेक्टर्स ऑफ एस। तो वो सब हमने पॉसिबल कलेक्शन लीनियर कॉम्बिनेशन उठा ली। ठीक। अब हमें क्या करना है? इस टी के ऊपर चेक करना है कि भाई तुम वेक्टर स्पेस बनोगे नहीं बनोगे, वेक्टर सब स्पेस बनोगे कि नहीं बनोगे। तो सबसे पहले पूछेगा ये कि अब जीरो वेक्टर है आपके पास? बिल्कुल है। आप सारे स्केलर को जीरो ले आइए, जीरो 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 जीरो, सब वेक्टर मिलकर जीरो हो जाएगा। जीरो वेक्टर प्रेजेंट। दो वेक्टर का एडिशन चेक करना है।
अब कोई भी वेक्टर होगा तो वो होगा तो लीनियर कॉम्बिनेशन जैसे ही ना, C1 B1 प्लस C2 V2 प्लस एक वेक्टर C1 B1 C2 V2 CN टाइप का दिखता होगा। दूसरा वेक्टर कैसा दिखता होगा, D1 B1 D2 V2 DN टाइप का दिखता होगा। कोई और वेक्टर, उनको जोड़ो तो कॉफिशिएंट्स जुड़ जाएंगे आपस में, C1 प्लस D1 टाइम्स ऑफ B1, C1 प्लस C2 टाइम्स ऑफ V2, और ऐसे लास्ट वाला वेक्टर क्या दिखता होगा, CN प्लस DN टाइम्स ऑफ VN, है ना। तो दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन C1 और B1 क्या, C1 D1 क्या है अपने आप में स्केलर, तो उनका सम क्या होगा स्केलर, तो उनको बना दो E1, तो उनका जो सम बन गया E1 V1 E2 V2 EN VN टाइप का। तो यानी कि दो वेक्टर स्केलर टाइप के जो लीनियर स्पेन टाइप के लिए थे, लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के लिए थे, वो उनका जो सम है वो अगेन लीनियर स्पेन टाइप का है, यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप का है। तो वेक्टर एडिशन फिर से क्या, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लीनियर कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही आएगा। ठीक। तीसरी चीज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आप लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो K C1 B1 K C2 V2 KCN BN, तो K C1 को D1 बना दो D1 V1, K C2 को D2 बना दो D2 V2, ऐसी KCN को बना दो DN, तो DN BN। तो यानी कि स्केलर कॉम्बिनेशन स्केलर से मल्टीप्लाई करने से, लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर से मल्टीप्लाई करने से बना क्या, फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन ही बना। तो यानी कि वेक्टर सब स्पेस चेक करने की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो लीनियर स्पेन क्या बन गया, वेक्टर सब स्पेस बन गया। तो लीनियर स्पेन भी सब स्पेस बन गया। तो इस बार नेट में इसी के ऊपर क्वेश्चन रखा हुआ आया था। ठीक, क्या क्वेश्चन आया था वो एक बात की बात रही। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इसके ऊपर स्पेन के ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, स्पेन के ऊपर ऑब्जर्वेशन है कि स्पेन एस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी। ठीक, और दूसरी चीज कि स्पेन ऑफ एस एस को ही कंटेन करता होगा, यानी कि इस स्पेन ऑफ एस जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि एस के अंदर जाए। जैसे कि आप एस को ले लीजिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो स्पेन ऑफ एस क्या होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ एस के वेक्टर, तो C1 अल्फा 1 C2 अल्फा 2 C3 अल्फा 3, इन सबकी कलेक्शन होगी। तो यानी कि अब आप देखो स्पेन एस के जितने भी वेक्टर हैं सब स्पेन ऑफ एस के पास प्रेजेंट हैं। क्यों, आप C2 C3 को 0 रखिए, C1 को 1 रखिए, तो अल्फा 1 बन जाएगा, अल्फा 1 आ गया। ऐसी C1 को 1 रखिए, C1 को 0, C2 को 1, C3 को 0 रखिए, तो अल्फा 2 1 के तैयार हो जाएगा। ऐसी C3 को 1 रखिए, C1 C2 को 0 रखिए, तो अल्फा 3 बन गया। ठीक, एस के जितने वेक्टर है वो स्पेन ऑफ एस के पास हैं, बट स्पेन ऑफ एस का ये वाला वेक्टर सिंपली, तो ये भी स्पेन ऑफ एस में बिलोंग करता होगा, कौन सा वेक्टर, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज द मेंबर ऑफ स्पेन ऑफ एस। ये कैसे आया होगा, तो यानी कि सारे स्केलर को 1 रख के आया होगा, लेकिन ये वेक्टर एस के पास नहीं है, तो स्पेन ऑफ एस सबसेट हो एस का कोई गारंटी नहीं है। तब उसी के बेस पर हमने रिजल्ट दिया है कि अगर एस अपने आप में सब स्पेस है, तो स्पेन ऑफ एस यानी कि एल एस एस के ही बराबर होगा। अब चूंकि एस सब स्पेस हो जाएगा इस केस में, तो सब स्पेस बनाने की उसके पास प्रॉपर्टी है, वो वेक्टर को जोड़ लेगा अपने अंदर, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 को जोड़ के उसमें बना देगा। तो यानी कि स्पेन और एस के जितने भी वेक्टर हैं सब उसमें चले जाएंगे इसके पास, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक, अगर एस, चौथी प्रॉपर्टी, अगर एस कोई भी सबसेट है, ठीक है, देन तो एल ऑफ एस क्या हो गया, अपने आप में सब स्पेस हो गया। ठीक, तो यानी कि सब स्पेस का फिर से स्पेन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एल एस के ही बराबर रहेगा। कहने का मतलब यह है कि आप एल कितनी भी बार ले लीजिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो एल एस ही रहेगा। अगर एस सब स्पेस हो गया तो इसका आंसर उस केस में क्या आ जाएगा, एस के बराबर ही आ जाएगा, है ना। तो ये हमारी स्पेन की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है इज द वेक्टर 2 4 6 7 8 ऑफ R5 स्पेंड बाय द, ऐसा ही एक कोई क्वेश्चन आया था,
तो 5 टपल का वेक्टर पूछा गया है और पूछा गया है कि वो इनसे जनरेट होगा या नहीं होगा। ऐसे ही मिलता जुलता कोई क्वेश्चन है। ठीक, तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको क्या कहना है? हालांकि इस पेन के ऊपर 2-3 क्वेश्चन और आए हुए हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे अभी प्रीवियस ईयर में। तो पहले इसको देखते हैं। तो क्या 2, 4, 6, 7, 8 इन वेक्टर से स्पेन होगा या नहीं होगा? अगर स्पेन हो गया, है ना? अगर स्पेन हो गया तो ये पहला वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, वो तीसरा वेक्टर, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख जाएगा। इस बात की पक्की गारंटी है ना? यानी कि मैं a टाइम्स ऑफ 1 2 0 3 0 प्लस b टाइम्स ऑफ 0 0 1 4 0 एंड c टाइम्स ऑफ 0 0 0 0 1 कर दूं तो वो मिलकर 2 4 6 7 8 को जनरेट कर देने चाहिए। तो यानी कि ऐसे स्केलर मिलने चाहिए ए बी सी जो इस बात को सेटिस्फाई करते हों। इन सबको सम अप कर लीजिए। सम अप करने पे पता चला कि ये ए आ गया और ये 2a आ गया और ये इसके साथ 0, इसके साथ आ जाएगी ये कितना b, उसका डबल 0 है, यहाँ से आ जाएगा 3a प्लस 4b और यहाँ से आ जाएगा c और मिलके कितना हो जाना चाहिए 2 4 6 7 8। ठीक, आप दोनों तरफ कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने पे पता चल रहा है, ठीक है, a बराबर 2, 2a बराबर 4, तो यहाँ से भी a बराबर 2 ही पता चल रहा है और b बराबर 6, 3a प्लस 4b मिलके कितना होना चाहिए 7 और c बराबर 8। तो b और 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? b a और b की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 एंड 6। अगर a की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 2 प्लस 4b मिलके कितना होना चाहिए 7, तो 4b मिलके कितना 1, तो b की वैल्यू 1/4। यहां से b की वैल्यू 1/4 आ रही है लेकिन b की वैल्यू है कितनी 6। तो यानी कि एक टाइम पर b की दो वैल्यू तो काम करेंगी नहीं, एक ही वैल्यू काम करेगी क्योंकि हर वेक्टर को बनाने का तरीका यूनिक है। ठीक, तो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन है ही नहीं जो इस वेक्टर को इन तीन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दे। तो इसका आंसर सीधा कितना हो गया? नो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, अगर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एक आई थिंक CMI में आया हुआ है। ठीक है, मैंने तो ये बुक में से लिया है, गिलबर्ट स्ट्रेंज की किताब में से, बहुत अच्छी बुक है, उसमें पढ़ा था ये क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, बहुत देखने में बहुत आसान लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन कायदे में है नहीं। ठीक है, ये कह रहा है एक प्लेन है जो ओरिजिन से पास होके जा रहा है, ठीक, और एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होके जा रही है। तो स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग बोथ P एंड L। तो जैसे ये 3 डायमेंशन में है, सही है, तो एक प्लेन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है और एक लाइन जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ये लाइन हो गई, ये प्लेन हो गया 3 डायमेंशन में। तो आप फिगर देख के बताइए आपको ऐसा क्या लग रहा है कि इन दोनों का जब यूनियन लिया जाएगा तो क्या बनेगा? तो फिगर देख के आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब लाइन क्या है, प्लेन भी एकदम इनफाइनाइट प्लेन होगा, लाइन भी एकदम इनफाइनाइट लाइन होगी, है ना? तो ऐसा देख के लग रहा है कि हाँ, इन दोनों का यूनियन जो है P यूनियन L करने पे P आ रहा है ना? यूनियन लेने पे। तो आंसर लोग सबसे पहले क्या लगा के चले जाएंगे? P लगा के चले जाएंगे और खत्म कहानी। तो इसका आंसर P नहीं है। सही है? अब आप सोच रहे होंगे P नहीं है क्योंकि जब दोनों चीजें कंटेन होंगी तो सिंपल सी बात है कि डायमेंशन बढ़ेगी, है ना? या उतनी रहेगी?
भाई दो अलग अलग चीजें हैं, आपने एक लाइन ले ली और एक प्लेन ले लिया, दो अलग अलग चीजों को जब आप जोड़ेंगे तो वो बढ़ेंगी या घटेंगी या उतनी रहेंगी? सही है, ये सोचने वाली चीज है ना। तो अगर प्लेन की डायमेंशन अलग, हालांकि हमने डायमेंशन की बात नहीं की है, वो एक अलग चीज रही है अभी। तो प्लेन की जो डायमेंशन है वो होती है दो, और लाइन की होती है एक। अगर कोई एक ऐसी चीज जो प्लेन को भी कंटेन करती हो और लाइन को भी कंटेन करती हो, तो उसकी डायमेंशन कितनी होनी चाहिए फिर? तीन, है ना। भाई दोनों चीजें जिसमें आ जाए, तो वही तो पूछ रहा है। द स्मॉलेस्ट सबस्पेस कंटेनिंग बोथ पी एंड एल, जो दोनों को कंटेन कर ले। यहाँ सबसे बड़ा ड्रॉ फैक्टर ये है कि हमें ये नहीं पता कि पी और एल में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं कि अगर पी परपेंडिकुलर है लाइन पर, या पी एल लाई ऑन लाइन, एल लाइज ऑन पी। अगर एकदम लाइन प्लेन पर रिलेटी हुई है तो उनका यूनियन जो होगा वो प्लेन ही हो जाएगा उस केस में। और अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? डायरेक्ट सम हो जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाएगा? हाँ, मतलब वो दोनों मिलके डायरेक्ट सम बनाएंगे फिर, क्योंकि प्लेन की डायमेंशन दो और लाइन की एक, मिलके डायमेंशन कितनी हो जाएगी? तीन, तो पूरा R3 बन जाएगा। तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है अभी भी कि प्लेन या लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, या लाइन जो है प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है। तो ये दो केस बन रहे हैं। तो यानी कि तो इसका आंसर ना तो प्लेन होगा और ना ही R3 होगा। सही है, एकदम एग्जैक्टली नहीं। तो या तो प्लेन होगा या फिर R3 होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता P और R3, तो इसका आंसर लगाते नन। आइदर या तो प्लेन होगी या फिर वो R3 होगी। वो डिपेंड्स करेगा कि आप कौन से केस में लेकर जा रहे हैं। तो इसका आंसर रहेगा आइदर P और R3। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये एकदम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन। डायरेक्शन कह रहा है कि अगर B ओवर F इज द वेक्टर स्पेस एंड W1 W2 आर इट्स सब स्पेसेस, ठीक है, देन V इज कॉल्ड डायरेक्ट सम ऑफ W1 एंड W2 इफ द फॉलोइंग टर्म्स सेटिस्फाइड, है ना। यानी कि W1 और W2 के बीच में केवल और केवल जीरो स्पेस कॉमन होना चाहिए, और उन दोनों का जो लीनियर सम है वो पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट करना चाहिए। तो ये जो होता है इंटरनल डायरेक्ट सम होता है ना। तो ये वेक्टर स्पेस के अंदर जो सब स्पेसिस हैं, कैसे भी दो सब स्पेसिस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसे करके एक W1 और एक W2, जिसमें जीरो दोनों के पास होगा, है ना, और कॉमन उनमें केवल और केवल जीरो वेक्टर होगा। ठीक, तो ये एक दूसरे, तो ये पूरा मिलके क्या होंगे? वी को बनाते होंगे वेक्टर स्पेस को, इस टाइप से, यानी कि इंटरनल चीजें होंगी इनके अंदर, है ना। इंटरनल डायरेक्शन होता है ये। ठीक, तो ये हमारी डेफिनेशन है किसकी? डायरेक्शन की। कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसिस क्या होते हैं? जैसे कि डायरेक्शन से जुड़ी हुई है इसकी डेफिनेशन, सब स्पेसिस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस B ओवर F आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जो लिखा है K ओब्लिक A, ये लिखा है नोन एज, है ना। सब स्पेसिस जैसे आप रेसिडेंस को लिखते हैं R डैश O, डॉटर ऑफ को लिखते हैं डी ओ, ऐसी सन ऑफ को लिखते हैं, ऐसी मैंने लिखा है नोन एज सब स्पेसिस ऑफ B ओवर F इफ V इज द डायरेक्ट सम ऑफ, क्या होना चाहिए? W1 एंड W2। तो यानी कि W1 W2 आपस में फिर कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, W1 मैंने करेक्शन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस एंड कलेक्शन ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो अब हमारे पास थ्योरम होती है मैट्रिसेस में, हमने पढ़ी थी, एवरी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक।
ये थ्योरम करी थी वहां हमने, इसके ऊपर एप्लीकेशन भी करा था, नेट में भी आया हुआ है। तो यही एग्जाम्पल हमने बनाया है वहां से कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसिस का। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसिस है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है इसमें एक क्वेश्चन आया था नेट में, क्या आया था हम वो देख लेते हैं कि एस एक सेट है और वो है उसमें एलिमेंट दे रखे हैं 1 √2 एंड √3। इफ S is the set having the elements 1 √2 and √3 is set of vectors from R over Q is set of vectors from R over Q। ठीक है, then which of the following vector, then which of the following vector lies in of LS। तो लीनियर स्पेन में कौन कौन से वेक्टर लाई करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ये पार्ट बी में आया हुआ क्वेश्चन है। सही है, 1/√2 1/√3। तीसरा √5। चौथा भाई, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक, पहला क्वेश्चन तो यही था। दूसरा क्वेश्चन आया था कि इफ S इज इक्वल टू, चलो ऐसे लिख लेते हैं, sin x cos x, then is set of vectors from B over R, then which of the following is R lies in LS। तो इनमें से कौन S के लीनियर स्पेन में लाई करेगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कि 10x, दूसरा ऑप्शन दिया था sin 2x, तीसरा ऑप्शन, ये पार्ट सी में आया था क्वेश्चन बनकर, sin x प्लस पाई बाई 4, फोर्थ है cos x प्लस पाई अपॉन, तो उसके नीचे उसका ईयर भी लिखा है कि कौन से ईयर में आया है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था नीचे वाला। ठीक है, इसके बारे में बताइए क्या कहना है। ये दो क्वेश्चन है। तो अगर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करी जाए तो एलएस की बात कर रहा है हमसे इनडायरेक्टली, तो एलएस कैसा दिखता होगा, एलएस जो होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ ऑल C1 टाइम्स ऑफ 1 C2 टाइम्स ऑफ √2 प्लस C3 टाइम्स ऑफ √3 वेयर C1 C2 C3 कहां से आते होंगे, फिर Q से आते होंगे। स्केलर जो आते हैं वो रैशनल फील्ड से आते हैं। तो आप सिंपली बताइए क्या ऐसा कोई स्केलर है जो √2 को, अब इसके पास क्या चॉइस है, ये तो Q से आएगा, तो ऐसा कोई स्केलर है ही नहीं जो C2 की वैल्यू √3 ले ले। ऐसा कोई स्केलर है ही नहीं जो C3 की वैल्यू √2 ले जाए। तो यानी कि ये वेक्टर कभी भी उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से तो बनने से रहा। ठीक, तो ये वेक्टर कभी भी नहीं बनेगा।
ऐसा कोई स्केलर है ही नहीं जो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 5 बना दे, या अंडर रूट 3 को अंडर रूट 5 बना दे, या 1 को अंडर रूट 5 बना दे। जो भी स्केलर आएगा वो रैशनल होगा, क्योंकि अंडर रूट 5 है क्या? अंडर रूट 5 तो इरेशनल नंबर है, और आप स्केलर ले रहे हैं रैशनल, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो यानी कि ये भी कभी नहीं बन सकता फिर, और पाई तो होता ही इरेशनल है, तो ये भी इनसे नहीं बन सकता। सही है, तो ये 3 तो बन ही नहीं सकते। तो चौथा बन जाएगा। चौथा कैसे बन जाएगा? आप C1 को 0 ले लीजिए, और C2 को 1/2 ले लीजिए, और C3 को 1/3 ले लीजिए। तो आप 1/2 को उस केस में लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर, और C3 को लिख अंडर रूट 3 का स्क्वायर। एक एक पावर कट जाएगी, तो ये वाला वेक्टर बन के तैयार। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही एस, अगर आप यहाँ पे एल एस की बात करेंगे तो कितना दिखता होगा वो? C1 sin x प्लस C2 cos x such that C1 C2 belongs to R। तो क्या ऐसा कोई स्केलर है, क्या ऐसा कोई नंबर है जो sin x, tan x क्या होता है? tan x जो होता है, tan x तो कॉम्बिनेशन है sin x और cos x का तो है, लेकिन उनके रेशियो का है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, रेशियो थोड़ा ही है। तो ऐसा कोई स्केलर है ही नहीं जो sin x को sin x अपॉन cos x बना दे, या ऐसा कोई स्केलर है ही नहीं जो इसको cos x को tan x में कन्वर्ट कर दे। तो यानी कि ये वेक्टर तो कभी बन नहीं सकता फिर। ऐसे ही sin 2x जो है वो क्या है? वो होता है 2 sin x cos x। तो ऐसा स्केलर तो है जो sin x को 2 sin x बना दे, लेकिन ऐसा कोई स्केलर नहीं है जो sin x को 2 sin x cos x बना दे। ये भी नहीं बन सकता, ठीक है। जब आप sin x प्लस पाई बाई 4 को खोलेंगे तो कैसा दिखेगा ये? sin x cos पाई बाई 4 प्लस cos x इंटू साइन पाई बाई 4। तो ये क्या है? ये तो 1/√2, ये भी 1/√2, ये तो स्केलर होते हैं आर के पास। तो ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन में बन जाएगा, और ऐसे ही ये वाला भी लीनियर कॉम्बिनेशन में बन जाएगा। इस टाइप से लीनियर स्पेन के ऊपर क्वेश्चन बनकर आए थे। भाई ये बात एकदम क्लियर है, ठीक है ना? इस टाइप की चीजें हमारी आई थी, है ना? अब इसके आगे जो है वो रहता है अपना कॉलम स्पेस है, नल स्पेस है, फिर एल आई एल डी है। एल आई एल डी को करने के बाद हम जाएंगे किसकी तरफ? बेसिस की तरफ जाएंगे। बेसिस, और बेसिस को करने के बाद जाएंगे डायमेंशन। ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट लेक्चर का काम ये रहेगा कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉलम स्पेस, नल स्पेस, बेसिस, इतनी चीजें, 3-4 चीजें डिस्कस कर लें अच्छे से डिटेल में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, असाइनमेंट वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, या कोई भी किसी की दिक्कत में, कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो, तो आप मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।